हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बैलेंस बॉन्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरू से ही इस चैप्टर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद थ्योरी के बारे में पढ़ा और इससे पूर्व की क्लासेस में हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर अब हम कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बैलेंस बॉन्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों ही जो है साथ साथ रूप से चलते रहे हैं, जो कि बंधन और अणुओं की संरचना के बारे में व्याख्या की जाती है। दोनों के ही अंतर्गत अणुओं की संरचना और उनके बीच में परमाणुओं के मध्य बंधन की व्याख्या की जाती है। दोनों ही सिद्धांतों में कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। दोनों में कुछ समानताएं तो कुछ असमानताएं भी हैं और दोनों ही सिद्धांत लगभग सभी अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तुलना में एमओ थ्योरी जो है अधिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अधिक ख्याति प्राप्त है, क्योंकि इसमें गणितीय सरलता है और बड़े और जटिल अणुओं की व्याख्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर आसानी से हो जाती है और कंप्यूटर पर उनकी गणनाओं का प्रोग्रामिंग भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी सरल है। तो यहाँ पर हम दोनों सिद्धांतों की प्रमुख समानताएं एवं असमानताएं जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध के बनने की व्याख्या करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध के बनने में परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन को मानते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की सममिति तथा ऊर्जाओं के मान समान होते हैं। चौथी समानता है, दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति की व्याख्या करते हैं। मतलब डायरेक्शनल जो बॉन्ड की जो नेचर है, दिशात्मक गुण हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। दोनों सिद्धांतों के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य स्थित होता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आवेश दोनों परमाणविक नाभिकों के बीच में आवेश परमाणविक नाभिक के बीच के क्षेत्र में होता है। परमाणविक और आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए दोनों सिद्धांत समान नियम काम में लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपॉव नियम, उनका नियम और पॉली का अपवर्जन नियम काम में लिए जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही सिद्धांत जो हैं सन्निकट हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट हैं। अब हम इनमें असमानताएं क्या हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अणुओं की संरचना की व्याख्या परमाणु संरचना की भांति परमाणु कक्षकों के रूप में होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत में इसे परमाणविक कक्षकों की के रेखीय संयोग से बने अणु कक्षकों के रूप में मानते हैं। यानी LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उसके आधार पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और किसी भी सिद्धांत में हाइड्रोजन की निम्नतम
या आधी अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट सममित आकाशीय तरंग फलन के अनुरूप होती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यह निम्न है, यानी कि अगर ए और बी दो एटम हैं, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पर दोनों जो हाइड्रोजन एटम हैं सिमिलर हैं, लेकिन उनमें हमारी सहूलियत के लिए हम उन्हें ए और बी नाम दे सकते हैं। तो इस आधार पर साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर एक ए एटम का जो तरंग फलन जो है साई ए से बताए हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 1 से, और साई बी जो है बी एटम का तरंग फलन है। तो यहाँ पर एमओ सिद्धांत में यह निम्न प्रकार से होगा, साई एमओ इक्वल टू साई ए फर्स्ट प्लस साई बी फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय साई ए 2 प्लस साई बी 2। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह निम्न हो जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो तरंग फलन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद बनने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बनने वाले अणु के लिए जो तरंग फलन है वो साई बी बी इक्वल टू साई ए 1 साई बी 2 प्लस साई बी 1 साई ए 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आणविक तरंग फलन की कुल पट्टी सममिति में चक्रण युग्म इस प्रकार से होते हैं कि पाउली सिद्धांत के अनुसार उसकी सिंगलेट स्टेट होती है। दोनों ही दूसरा अंतर है, दोनों ही सिद्धांतों में कक्षकों के अतिव्यापन को माना जाता है और अणु के स्थायित्व का कारण दो परमाणुवीय कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन या साझी से हुई ऊर्जा में कमी या विनिमय समाकलन यानी एक्सचेंज इंटीग्रल को माना गया है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में विनिमय समाकलन निम्न प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 एच कैप साई सेकेंड डी टो, जो कि परमाणु कक्षकों साई 1 और साई सेकेंड के मध्य एक इलेक्ट्रॉन के विनिमय के अनुरूप है, जो दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य युग्मन को दर्शाता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में विनिमय समाकलन होगा साई 1 फर्स्ट साई सेकेंड 2 एच कैप साई सेकेंड 1 साई 1 साई 2 डी टो, जो कि दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के विनिमय को दर्शाता है। अतः वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब भी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध की अवधारणा बनी हुई है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यह नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पूरे अणु पर सतत इलेक्ट्रॉन घनत्व है, कहीं पृथक से केंद्रित इलेक्ट्रॉन युग्म वाला बंध नहीं है। तीसरा है हाइड्रोजन जैसे समनाभिकीय अणुओं की निम्नतम अवस्था में एक बंध के लिए प्रारूपिक वैलेंस बॉन्ड फलन निम्न हेटलर-लंडन फलन होता है, साई बी वी इक्वल टू साई 1 1 साई 2 सेकेंड प्लस साई 2 1 साई 1 सेकेंड। जबकि इसके अनुरूप एमओ फलन निम्न प्रकार से होगा, साई एमओ इक्वल टू साई 1 1 साई 2 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय साई 1 2 प्लस साई सेकेंड 2। तो साई फर्स्ट 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साई 1 फर्स्ट साई सेकेंड 2 प्लस साई सेकेंड 1 और साई 1 2, और यहाँ पर और फिर इसको इस क्वांटिटी को करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, तो साई 1 1 साई 1 2
प्लस साई सेकेंड 1 साई सेकेंड 2। तो इसके प्रथम दो पद ऊपर वाले, ये जो पहले दो पद हैं ये ऊपर वाले पद के हिटलर लंडन फलन के समान है, यानी कि यहाँ पर जो है तरंग फलन के अनुरूप है, जबकि शेष दोनों पद, ये वाला पद और ये वाला पद जो है बंध के आयनिक गुण को दर्शाने वाले हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के पास है। यहाँ पर जैसे ये पहले एटम के लिए तरंग फलन है 1, और ये भी पहले के लिए है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इस 1 एटम ए एटम के पास या 1 एटम के पास है, या और ये जो है साई सेकेंड ये दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसको बता रहा है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये बैलेंस बॉन्ड को बता रहा है, यानी दोनों परमाणु के नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले के पास है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या ये इस पर अगर पॉजिटिव है, जबकि 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड इस वाले हाइड्रोजन के पास है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अर्थात साई एमओ सहसंयोजक और आयनिक फलन का बराबर बराबर मिश्रण है, जबकि साई बी आयनिक गुण की पूर्णतः उपेक्षा करता है। यहाँ पर केवल बैलेंस बॉन्ड की ही बात हो रही है, यानी सहसंयोजक बंध की ही बात होगी, और यहाँ पर आयनिक गुण जो है उसकी व्याख्या नहीं होती इसके अनुसार हिटलर और लंडन फलन में। जैसा कि ऊपर व्याख्या की जा चुकी है कि साई बीबी और साई एमओ का अभिप्राय ही भिन्न भिन्न है। बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का वियोजन इस प्रकार होता है, यानी कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक इस हाइड्रोजन से संबंधित होता है, जबकि दूसरा इस हाइड्रोजन से। जबकि एमओ सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन का वियोजन निम्न दो प्रकार से संभव है, यानी कि इस तरह से भी हो सकता है जबकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों हाइड्रोजन एटम में से किसी एक के पास चले जाएं, यानी मान लीजिए इसके पास चले गए तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि प्रायोगिक तथ्य इस संभावना के विपरीत हैं। इस पर जबकि प्रायोगिक तथ्य जो है इस संभावना के विपरीत है। यहाँ पर इस प्रकार पांचवा जो डिफरेंस है, इस प्रकार दोनों सिद्धांत दो चरम स्थितियों को दर्शाते हैं। इनमें से सत्य के निकट कौन सा सिद्धांत है? प्रायोगिक तथ्य दर्शाते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर के कम मान के लिए एमओ सिद्धांत उत्तम है, क्योंकि कम दूरी में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक परमाणु के कक्ष में जा सकते हैं, जबकि आर के उच्च मान के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादा बेहतर है। छठा अंतर है बैलेंस बॉन्ड और एमओ दोनों सिद्धांतों को सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेहतर बनाने के लिए उसमें आयन सहसंयोजक अनुनाद को सम्मिलित किया गया है, जिसका कि अर्थ है कि हाइड्रोजन अणु के एच एल फलन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी कि साई बैलेंस बॉन्ड इक्वल टू साई एच प्लस लैम्डा साई एच प्लस एच माइनस प्लस एच माइनस एच प्लस। परिवर्तनीय गणनाओं से लेमडा का मान 1/6 अर्थात लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/36 आता है। इसका अर्थ है मतलब ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि इसमें आयनिक और
आयन सहसंयोजक अनुनाद, यानी आयन भी बनता है और सहसंयोजक बंध भी होता है। तो यहाँ पर लेमडा का मान जो है वो 1/36 है, लेमडा स्क्वायर। और इसका अर्थ है कि सहसंयोजक बंध में लगभग 3% आयनिक योगदान है। 3% हो जाएगा, 1/36 इंटू 100 कर दें तो लगभग 3% आ जाएगा। इसी प्रकार एमओ सिद्धांत में अभिविन्यास अंतःक्रिया कॉन्फ़िगरेशन इंटरेक्शन को सम्मिलित करके सुधार किया गया है। इसका अर्थ है कि समान सममिति वाले भिन्न भिन्न विन्यासों के समरूप फलनों का रेखीय संयोग हो। या जैसे कि हाइड्रोजन का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा G1 सिग्मा G-2 होगा, जबकि एक्साइटेटेड स्टेट में सिग्मा U1 यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, जबकि इसमें में जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बताएगा ये ग्राउंड स्टेट को और ये हायर एनर्जी को। तो सिग्मा U1 सिग्मा U एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 होता है। दोनों ही सिंगलेट या दोनों ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें सिंगलेट अवस्था है जिसकी कुल सममिति समेशन ऑफ +G2 + 1 होती है। अतः उत्तम तरंग फलन प्राप्त करने के लिए दोनों का रेखीय संयोग करना होगा, अर्थात साई एमओ इक्वल टू 1 सिग्मा G1 सिग्मा G एंटी बॉन्डिंग 2 प्लस μ1 सिग्मा μ1 सिग्मा बार m2। यहाँ म्यू जो है एक मिक्सिंग पैरामीटर है जिसमें साई एमओ इक्वल टू साई बीबी हो सकता है। यदि म्यू इक्वल टू लेमडा -1 हो और अपॉन लेमडा +1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 + s हो, तो यहाँ पर s जो है वो अतिव्यापन समाकलन है। तो यानी कि ये बराबर इसके है। तो उस स्थिति में साई एमओ इक्वल टू साई बीवी हो सकता है। 7th है, इसके अतिरिक्त दोनों तरंग फलनों को सुधारने के लिए 1s कक्षक के घातांक में प्रभावी नाभिकीय आवेश z बराबर 1 के स्थान पर z स्टार इक्वल टू 1.193 किया जाए 1s कक्षक के घातांक में। तो इन दोनों विधियों में एमओ विधि अधिक बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से मात्रात्मक गणनाएं भी आसानी से संपन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एमओ थ्योरी जो है आणविक स्पेक्ट्रम को निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षक से इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकने की धारणा के आधार को समझाता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसको नहीं समझा सकी। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल सहयोग करने के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संकरण के पश्चात भी उनका अस्तित्व कायम रहता है। और दोनों विधियों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अधिक बेहतर है, क्योंकि इस विधि से मात्रात्मक गणनाएं भी आसानी से संपन्न हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।